लड़की बोली, आज रुक जाओ, अकेली रहती हूं। फूड डिलीवरी बॉय ने सोचा भी नहीं था आगे जो हुआ। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है भारत की राजधानी दिल्ली की, जहां एक बारिश की शाम फूड डिलीवरी बॉय अमन अपनी बाइक से आखिरी ऑर्डर लेकर निकल चुका था। अमन की बाइक गीली सड़क पर संभल कर आगे बढ़ रही थी। हेलमेट के भीतर उसकी सांसें थोड़ी भारी थी, लेकिन यह उसके लिए नया नहीं था। वो रोज इसी तरह रात के आखिरी ऑर्डर के साथ घर लौटता था। ऑर्डर एक छोटे से फ्लैट का था, करोल बाग की एक पुरानी कॉलोनी में, जहां इमारतें उम्र से ज्यादा थकी हुई लगती थी। अमन वहां पहुंचकर बाइक एक किनारे खड़ी की और मोबाइल जेब में डाल लिया। सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए उसने ऊपर देखा। तीसरी मंजिल। उसने मन ही मन सोचा कि यह आज का आखिरी चढ़ाव है। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने एक पल को सांस ली और दरवाजे की घंटी दबाई। कुछ सेकंड तक कोई हलचल नहीं हुई। फिर दरवाजा खुला। सामने एक खूबसूरत सादगी से भरी लड़की खड़ी थी। उसका नाम था अनन्या। उसके चेहरे पर कोई सजावट नहीं थी, नहीं किसी तरह की बनावटी मुस्कान। बाल सादे ढंग से बंधे हुए थे और आंखों में थकान साफ झलक रही थी। वह देखने से थकी हुई, अकेली और भीतर से कहीं टूटी हुई लग रही थी, जैसे बहुत देर से किसी बोझ को अकेले उठाए चल रही हो। अमन ने खाना आगे बढ़ाया। अनन्या ने चुपचाप पैकेट लिया और पैसे निकालकर उसे दे दिए। दोनों के बीच बातचीत बस उतनी ही थी जितनी हर रोज सैकड़ों डिलीवरी में होती है। अमन ने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा और मुड़ने ही वाला था कि अनन्या ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आज रुक जाओ, अकेली रहती हूं। अमन के कदम वहीं थम गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। आवाज में कोई बनावट नहीं थी, न डर दिखाने की कोशिश, न किसी तरह का दबाव। बस एक सीधा सा वाक्य था जो शायद बहुत देर से उसके भीतर अटका हुआ था। अमन को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने कई तरह के लोग देखे थे, लेकिन यह पल अलग था। उसके मन में कोई गलत ख्याल नहीं आया, न कोई उम्मीद जगी, न कोई स्वार्थ। वो बस वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी ने उसकी भागती जिंदगी को एक पल के लिए रोक दिया हो। अनन्या ने शायद उसकी चुप्पी को गलत समझा, इसलिए जल्दी से बोली, अगर आपको दिक्कत हो तो कोई बात नहीं। अमन ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो वापस कमरे के भीतर चला आया। कमरा छोटा था, लेकिन भरा हुआ था। किताबें हर तरफ फैली हुई थी। मेज पर खुले नोट्स, कुर्सी पर रखी फाइलें और दीवारों पर चिपके कागज। संविधान के अनुच्छेद, इतिहास की तारीखें, करंट अफेयर्स की हेडलाइंस। ये कोई साधारण कमरा नहीं था। ये उस संघर्ष का गवाह था जो रोज यहां लड़ा जाता था। अनन्या ने प्लेट निकाली और खाना परोसने लगी। अमन कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। बाहर बारिश की आवाज धीमी पड़ चुकी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा कमरे में फैल रही थी। आप रोज यही काम करते हो? अनन्या ने चुप्पी तोड़ी। हां, अमन ने साधारण लहजे में कहा, दिन भर। थक जाते होगे, आदत हो गई है। अनन्या हल्का सा मुस्कुराई। वो मुस्कान ज्यादा देर नहीं टिकी, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, आपको बुरा तो नहीं लगा? रुकने के लिए कहा तो नहीं, अमन ने सीधे जवाब दिया और हेलमेट उतारा। अनन्या ने खाना खाते हुए धीरे धीरे बात करनी शुरू की। उसने बताया कि वह यहां किराए के कमरे में अकेली रहती है। गांव से आई है। मां बाप ने किसी तरह पैसे जोड़कर उसे दिल्ली भेजा है। वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। 2 बार परीक्षा दे चुकी है और दोनों बार असफल रही है। उसकी आवाज में कोई रोना नहीं था, लेकिन हर शब्द में थकान थी, जैसे हार अब उसके लिए कोई नई बात नहीं रही। अमन ने ध्यान से सुना। उसने बीच में कोई सवाल नहीं किया, बस सुनता रहा। तीसरी बार की तैयारी कर रही हूं, अनन्या ने कहा, लेकिन डर लगता है। डर तो लगता ही है, अमन ने कहा,
लेकिन कोशिश करना भी जरूरी है। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। शायद पहली बार किसी ने उसे बिना समझाए, बिना सलाह दिए, बस साधारण बात कही थी। अमन ने अपनी कहानी बताई। छोटे शहर से दिल्ली आना, काम ढूंढना, फूड डिलीवरी की नौकरी, रोज की भागदौड़, महीने के अंत की चिंता। उसने ये नहीं कहा कि उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल है। उसने बस उतना ही बताया जितना सच था। उस रात कोई वादा नहीं हुआ, कोई बड़ा सपना साझा नहीं किया गया। बस दो लोग थे जो अपनी अपनी जिंदगी की थकान थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के सामने रख रहे थे। काफी देर बाद अमन उठा। उसने समय देखा, उसे जाना था। अनन्या ने दरवाजे तक छोड़ते हुए कहा, आज अच्छा लगा। अमन ने सिर हिलाया और चला गया। अगले दिन से सब कुछ वैसा ही नहीं रहा। अमन जब भी करोल बाग की तरफ डिलीवरी करता, अनन्या के कमरे के बाहर रुक जाता। कभी सिर्फ हाल पूछने के लिए, कभी 2 मिनट की चाय के लिए। बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी। अनन्या उसे अपनी पढ़ाई के बारे में बताती, अमन उसे अपनी रोज की परेशानियों के बारे में। दिन बीतते गए। अनन्या तीसरी बार परीक्षा देती है। परिणाम आता है। वो फिर असफल रहती है। उस दिन वह देर तक कमरे से बाहर नहीं निकलती। फोन बंद रहता है। अमन कई बार कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। शाम को वो खुद वहां पहुंच जाता है। दरवाजा खुलता है। अनन्या की आंखें सूजी हुई है। वो कुछ नहीं कहती, बस बैठ जाती है। कोई बात नहीं, अमन कहता है। बहुत बात है, अनन्या टूटती हुई आवाज में कहती है। मैं हार गई हूं। अमन कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, हार तब होती है जब उठना बंद कर दो। अनन्या रोती है, खुलकर, पहली बार किसी के सामने। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से भीतर दबा हुआ सारा दर्द अचानक रास्ता पा गया हो। वो कुर्सी पर बैठी थी, सिर झुका हुआ, दोनों हाथों से चेहरा ढके हुए। कंधे बार बार कांप जाते। कभी वह सिसकती, कभी बिना आवाज के आंसू बहते रहते। अमन सामने बैठा था। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि मत रो। वह जानता था कि कुछ आंसू रोके नहीं जाते, उन्हें गिरने देना ही राहत देता है। कमरे में सन्नाटा था। बाहर गली में पानी टपकने की आवाज आ रही थी। कहीं दूर से किसी बाइक के गुजरने की हल्की सी गूंज सुनाई देती। फिर सब कुछ फिर शांत हो जाता। समय जैसे थम गया था। काफी देर बाद अनन्या ने धीरे धीरे चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल थी, पलकें सूजी हुई, आवाज भारी। मुझसे अब और नहीं होगा अमन, उसने कहा। मैं सच में थक गई हूं। अमन ने बहुत शांत आवाज में जवाब दिया, अभी तुम थकी हुई हो। जब इंसान बहुत थक जाता है तो हर रास्ता बंद लगता है। अनन्या ने सिर हिलाया। ये सिर्फ थकान नहीं है, ये डर है। मुझे लगता है कि मैं अपने मां बाप को धोखा दे रही हूं। उन्होंने हर बार किसी तरह पैसे जोड़े, खेत गिरवी रखे, रिश्तेदारों से उधार लिया, और मैं हर बार फेल होकर बैठ गई। उसकी आवाज टूट गई। मैं उनसे क्या कहूं कि एक बार और मौका दो। अमन कुछ देर चुप रहा। वह जानता था कि यह सवाल सिर्फ शब्दों का नहीं है, यह आत्मसम्मान का सवाल है। सच कहो, उसने कहा, कि तुम भाग नहीं रही हो, कि तुम कोशिश कर रही हो। अनन्या ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, सच सुनने के लिए भी हिम्मत चाहिए अमन। मेरे मां बाप के पास अब वो हिम्मत नहीं बची है। उस रात अमन देर तक वहीं बैठा रहा। कोई बड़ी बात नहीं हुई, बस इतना तय हुआ कि अनन्या अभी कोई अंतिम फैसला नहीं करेगी। जब अमन उठा तो रात काफी हो चुकी थी। अनन्या उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। दोनों के बीच कोई औपचारिकता नहीं थी, लेकिन एक अनकहा भरोसा था। कल बात करेंगे, अमन ने कहा। अनन्या ने धीरे से सिर हिला दिया। अगले कुछ दिन अनन्या के लिए बहुत भारी रहे। वो सुबह उठती तो थी, लेकिन उठने का मन नहीं करता था। किताबें सामने रखी रहती, लेकिन पन्ने खोलते ही आंखें भर आती।
कई बार वो बस खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखती रहती। लोग अपने अपने काम में जा रहे होते, कोई चाय पी रहा होता, कोई हंसते हुए फोन पर बात कर रहा होता। उसे लगता जैसे सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है और वो वहीं अटक गई है। मोबाइल बार बार हाथ में आता, मां का नंबर दिखता, उंगलियां कांपती, वो कॉल काट देती। अब क्या कहूंगी, ये सवाल हर बार उसे रोक देता। एक दोपहर मां का फोन आ ही गया। उधर से वही अपनापन, वही चिंता। अनन्या कुछ देर सामान्य बात करती रही। फिर मां ने पूछा, बेटा रिजल्ट आ गया क्या? अनन्या चुप हो गई। फिर बहुत धीरे से बोली, ठीक नहीं आया। फोन के उस तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर मां की आवाज आई, जिसमें न डांट थी न शिकायत, बस थकान थी। बेटा, अब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। ये वाक्य बहुत साधारण था, लेकिन अनन्या के भीतर कुछ टूट गया। उसने फोन रख दिया और देर तक बिस्तर पर बैठी रही। कमरे की दीवारें उसे और नजदीक लगने लगी। छत बहुत नीची महसूस होने लगी। शाम को अमन आया। अनन्या ने सब कुछ बता दिया, फोन कॉल, मां की आवाज, पैसों की बात। बोलते बोलते वो फिर रो पड़ी। मैं अब और बोझ नहीं बनना चाहती, उसने कहा। अमन चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने कहा, अगर तुम एक बार और कोशिश करना चाहो तो रास्ता निकाला जा सकता है। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। कैसा रास्ता? मैं पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा, अमन ने बिना किसी हिचक के कहा। अनन्या जैसे चौंक गई। नहीं अमन, ये मैं नहीं कर सकती, ये बहुत बड़ा बोझ है। अमन ने सिर हिलाया। तभी तो बोझ नहीं बनाना है, तुम बच्चों को पढ़ा लो, पार्ट टाइम। जो कमाओ उससे अपनी जरूरतें निकालो। जो कमी होगी मैं देख लूंगा, इसे एहसान मत समझना। अनन्या देर तक कुछ नहीं बोली। उसके लिए यह आसान फैसला नहीं था। उसने पूरी जिंदगी खुद को किसी पर निर्भर न रहने की सीख दी थी, लेकिन इस बार हालात अलग थे। मैं सोचूंगी, उसने कहा। अगले कुछ दिनों में अनन्या ने पास की कॉलोनी में ट्यूशन ढूंढ ली। 2 बच्चे थे, एक 5वीं में, दूसरा 7वीं में। फीस ज्यादा नहीं थी, लेकिन शुरुआत थी। पहली बार जब वह बच्चों को पढ़ाने गई तो उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ाना शुरू किया उसे अच्छा लगा। उसे लगा कि वो किसी काम की है। अब उसके दिन पहले से भी ज्यादा लंबे हो गए। सुबह जल्दी उठकर खुद की पढ़ाई, दोपहर में नोट्स, शाम को ट्यूशन, रात को फिर किताबें। शरीर थक जाता, लेकिन मन में एक अजीब सी तसल्ली रहती। अमन भी अपने काम के बाद जितना हो सके मदद करता। कभी नई किताब दिला देता, कभी पुराने नोट्स प्रिंट करवा देता, कभी बस कह देता, आज तुमने बहुत मेहनत की। कई रातें ऐसी आई जब अनन्या ने सिर पकड़ लिया। उसे लगता, मैं ये सब क्यों कर रही हूं? एक ऐसी ही रात उसने अमन से कहा, अगर फिर नहीं हुआ तो? अमन ने बिना सोचे जवाब दिया, तो भी तुम वही रहोगी जो आज हो, ईमानदारी से कोशिश करने वाली। यह बात अनन्या के भीतर कहीं टिक गई। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में फिर से अनुशासन आ गया। उसने टाइम टेबल बनाया, सोशल मीडिया से दूरी बना ली, फोन सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल होने लगा। हर दिन वो खुद से कहती, आज का दिन बर्बाद नहीं करना है। महीने बीतते गए। चौथी बार की परीक्षा नजदीक आने लगी। डर अब भी था, लेकिन इस बार डर के साथ भरोसा भी था। वह जानती थी कि उसने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। उसने हर दिन मेहनत की थी। परीक्षा का दिन आया। अनन्या सुबह बहुत जल्दी उठी। आईने में खुद को देखा। चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। जो होगा देखा जाएगा, उसने खुद से कहा। परीक्षा केंद्र के बाहर सैकड़ों चेहरे थे। कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई आखिरी बार नोट्स देख रहा था। अनन्या ने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। कागज सामने था। सवाल पढ़ते हुए उसके हाथ कांपे, लेकिन फिर दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगा।
उसने एक एक सवाल हल किया। समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। बाहर निकलते वक्त उसने आसमान की तरफ देखा। बादल छंट रहे थे। अब बस इंतजार था। इंतजार सबसे भारी होता है। मेहनत के बाद का इंतजार, उम्मीद के बाद का इंतजार, और उस पल का इंतजार जब जिंदगी ये तय करती है कि अब आगे रास्ता खुलेगा या फिर एक और दीवार खड़ी होगी। अनन्या के लिए ये इंतजार किसी सजा से कम नहीं था। परीक्षा खत्म हुए कई हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन उसका मन अब भी उसी दिन में अटका हुआ था। वो सुबह उठती तो सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन देखती, फिर खुद को समझाती कि रिजल्ट अभी नहीं आएगा। फिर भी हर कुछ घंटों में वेबसाइट खोल लेती, जैसे अचानक वहां कुछ बदल जाएगा। अब वो पहले जैसी बेचैन नहीं थी, लेकिन भीतर एक लगातार खिंचाव बना रहता था। किताबें अलमारी में सलीके से रख दी गई थी। नोट्स बंधे हुए थे। अब पढ़ने का कोई मतलब नहीं था। अब सब कुछ उस एक शब्द पर टिका था, रिजल्ट। कई बार उसे लगता इस बार हो जाएगा। कई बार डर लगता कि अगर फिर नहीं हुआ तो क्या बचेगा। हर विचार के साथ उसका सीना थोड़ा और भारी हो जाता। अमन ये सब चुपचाप देख रहा था। वो अनन्या से बार बार ये नहीं पूछता था कि क्या लग रहा है या तुम्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे सवाल किसी का बोझ हल्का नहीं करते। वो बस पास रहता। कभी बिना वजह बाइक लेकर उसके कमरे के नीचे आ खड़ा होता। कभी कॉल करके कह देता नीचे चाय पीने चले। कई बार दोनों ज्यादा बातें नहीं करते थे। चाय ठंडी हो जाती थी, लेकिन खामोशी गर्म बनी रहती थी। दिन बीतते गए। फिर एक सुबह आई जो बाकी सुबहों से अलग थी। उस दिन अनन्या की नींद बहुत जल्दी खुल गई थी। बाहर धूप थी, लेकिन मन के भीतर अजीब सी घबराहट थी। उसने मोबाइल उठाया बिना कोई वजह सोचे। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमक रहा था। उसकी सांस अटक गई। उसने वेबसाइट खोली। उंगलियां कांप रही थी। रोल नंबर डालते समय उसे लगा जैसे उंगलियां उसकी नहीं हैं। स्क्रीन कुछ सेकंड तक लोड होती रही। वे कुछ सेकंड उसे सालों जैसे लगे। फिर नामों की सूची सामने आई। अनन्या की नजर तेजी से ऊपर से नीचे गई, फिर अचानक रुक गई। वहां उसका नाम था। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या देख रही है। उसने आंखें मली। स्क्रीन को फिर से देखा। नाम वही था, उसी स्पेलिंग के साथ, उसी रोल नंबर के साथ। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुर्सी से उठी, फिर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। वो हंसना चाहती थी, लेकिन रो पड़ी। ये रोना हार का नहीं था। ये रोना उस बोझ के उतरने का था जो बरसों से उसके सीने पर रखा था। उसका पहला फोन अमन को गया। अमन, उसकी आवाज टूट रही थी। हां, हो गया। मैं पास हो गई। फोन के उस तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर अमन की सांस छोड़ने की आवाज आई, जैसे उसने बहुत देर से रोकी हुई सांस छोड़ी हो। मुझे पता था, उसने कहा। अनन्या फोन हाथ में पकड़े पकड़े जमीन पर बैठ गई। उसने दीवार से पीठ टिका ली। पहली बार उसे लगा कि उसने अपने मां बाप का सिर ऊंचा कर दिया है। उसने तुरंत गांव फोन किया। मां की आवाज सुनते ही वो फिर रो पड़ी। इस बार मां भी रो रही थी। पिता ने फोन लिया और बस इतना कहा, हमें तुम पर गर्व है। उस दिन समय जैसे उड़ गया। फोन कॉल्स, मैसेज, बधाइयां, सब कुछ एक साथ आने लगा। लेकिन इस शोर के बीच अनन्या को सबसे ज्यादा सुकून उसे कॉल से मिला था, जो अमन के साथ हुई थी। वह जानती थी कि इस सफर में अगर कोई बिना शर्त उसके साथ खड़ा रहा है तो वो अमन है। कुछ ही समय में जिंदगी ने तेज रफ्तार पकड़ ली। ट्रेनिंग का लेटर आया। नई जगह, नए लोग, नया माहौल। अनन्या वही थी, लेकिन अब लोग उसे एक नए नाम से बुलाने लगे थे, अफसर। उसके नाम के आगे अब एक पहचान जुड़ गई थी। ट्रेनिंग के पहले दिन उसने अपने कमरे में अकेले बैठकर बहुत देर तक सोचा। उसे वही किराए का कमरा याद आया, वही रातें,
वही डर। उसने खुद से कहा कि वह इस सब को कभी नहीं भूलेगी। ट्रेनिंग के दिन आसान नहीं थे। नियम, अनुशासन, लंबी क्लासेस, फिजिकल ट्रेनिंग, सब कुछ नया था। लेकिन इस बार अनन्या के भीतर एक अलग आत्मविश्वास था। उसे पता था कि वह यहां तक यूं ही नहीं पहुंची है। हर दिन के अंत में वो थक जाती, लेकिन एक अजीब सी संतुष्टि रहती। अमन से बातें कम हो गई थी, लेकिन रिश्ता कम नहीं हुआ था। कभी देर रात कॉल, कभी बस एक मैसेज, खाना खाया, इतना ही काफी होता था। ट्रेनिंग पूरी हुई, पोस्टिंग मिली। पहली बार जब अनन्या ने वर्दी पहनी तो उसने आईने में खुद को देर तक देखा। वो वही लड़की थी जो कभी टूटकर रोया करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसकी आंखों में डर से ज्यादा शांति थी। उसी दिन उसने मन ही मन फैसला कर लिया था। एक शाम जब वह कुछ दिनों के लिए दिल्ली आई हुई थी, उसने अमन से मिलने को कहा। दोनों उसी चाय की दुकान पर बैठे जहां कभी वो बिना किसी पहचान के बैठा करती थी। चाय आई, भाप उठी, लेकिन अनन्या की आंखें अमन के चेहरे पर टिकी थी। अब हम शादी कर लेते हैं, उसने सीधे कहा। अमन एकदम चुप हो गया। उसने कप मेज पर रख दिया। क्या हुआ? अनन्या ने पूछा। अमन ने कुछ पल बाद कहा, तुम अब अफसर हो। अनन्या को समझ नहीं आया। तो? और मैं? अमन की आवाज धीमी हो गई। मैं अब भी वही हूं, फूड डिलीवरी करता हूं। अनन्या का दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। तुम्हें इसमें दिक्कत है? उसने पूछा। मुझे नहीं, अमन ने कहा, दुनिया को होगी। लोग बातें करेंगे। तुम्हारी इमेज, यही वो शब्द था जिसने अनन्या को तोड़ दिया। इमेज। वो लगभग चिल्ला पड़ी। तुम्हारी वजह से मैं यहां तक पहुंची हूं, और आज तुम खुद को छोटा समझ रहे हो। अमन चुप रहा। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है, उसने कांपती आवाज में कहा, तो मैं आज ही ये नौकरी छोड़ दूंगी। मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अमन चौंक गया। उसने तुरंत उसे अपने पास खींच लिया। नहीं, उसने कहा, ऐसा मत कहो। दोनों बहुत देर तक चुप रहे। आसपास की आवाजें जैसे गायब हो गई थी। फिर अमन ने कहा, एक बार अपने मां बाप से पूछ लो। सबसे पहला हक उनका है, उसके बाद किसी और का। अनन्या जानती थी कि यह सही बात है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। वो जब गांव पहुंची तो मां बाप उसे देखकर खुश हुए। बेटी अफसर बन चुकी थी। घर में लोग आ जा रहे थे, बधाइयां मिल रही थी। उसी बीच एक शाम अनन्या ने सबको बैठाया। उसने धीरे धीरे पूरी बात बताई, पहली मुलाकात से लेकर आज तक। अमन की मदद, उसका साथ, उसका त्याग। कमरे में सन्नाटा छा गया। मां ने बेटी की आंखों में देखा। पिता ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर पिता बोले, अगर इस लड़के ने बिना किसी लालच के तुम्हारा साथ दिया है तो वो बड़ा इंसान है। मां ने बेटी का हाथ पकड़ लिया। हमें सच चाहिए था, उसने कहा, और तुमने सच बताया। उस दिन कोई शोर नहीं हुआ, कोई लंबी बहस नहीं हुई, बस एक फैसला हुआ, बेटी की खुशी का। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अनन्या के मां बाप के फैसले के बाद घर में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। वो शांति ऐसी नहीं थी जिसमें सब कुछ रुक जाए, बल्कि ऐसी थी जिसमें बहुत कुछ तय हो चुका होता है। कोई सवाल नहीं बचा था, कोई शर्त नहीं रखी गई थी। सिर्फ बेटी की खुशी को देखा गया था, और उस खुशी के साथ जुड़ा हुआ एक नाम स्वीकार कर लिया गया था। अनन्या उस रात देर तक जागती रही, खिड़की से बाहर देखती रही। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी ने पहली बार उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा, बस उसे समझा है। अगली सुबह वह दिल्ली लौट आई। वही शहर, वही शोर, वही तेज रफ्तार। लेकिन इस बार उसके कदम थोड़े ज्यादा ठहरे हुए थे। उसे पता था कि अब जो होगा वह जल्दबाजी में नहीं होगा। उसने अमन को मिलने के लिए बुलाया।
कोई खास जगह नहीं चुनी, वही पुरानी चाय की दुकान जहां दोनों ने बिना किसी नाम और पहचान के एक दूसरे को जाना था। अमन पहले से वहां था। बाइक साइड में खड़ी थी, डिलीवरी बैग पीछे टंगा हुआ। उसने हेलमेट उतारा और अनन्या को देखते ही खड़ा हो गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए, लेकिन कुछ पल तक कुछ कहा नहीं, जैसे शब्दों से पहले मन को बोलने दिया गया हो। मैंने सब बता दिया, अनन्या ने धीरे से कहा। अमन ने सिर हिलाया। मुझे पता है। उन्होंने हाँ कह दी। अनन्या ने आगे कहा। अमन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। वहां एक गंभीरता थी। उसने चाय का कप उठाया, घूंट लिया और फिर बोला, अनन्या, मैं खुश हूं, सच में, लेकिन एक बात है जो मैं साफ रखना चाहता हूं। अनन्या चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, अमन ने कहा, लेकिन तुम्हारी परछाई बनकर नहीं। मैं नहीं चाहता कि कल कोई मुझे देखकर यह कहे कि मैं वहां इसलिए पहुंचा क्योंकि तुम अफसर हो। उसने थोड़ा रुककर आगे कहा, यह काम, डिलीवरी का काम, यह मेरी मजबूरी नहीं है, यह मेरा आज है, और मैं अपने आज को झुठलाकर अपना कल नहीं बनाना चाहता। मैं अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता हूं, धीरे धीरे, अपने तरीके से। अनन्या ने पहली बार पूरी तरह महसूस किया कि अमन का आत्मसम्मान कितना गहरा है। ये घमंड नहीं था, ये बराबरी की मांग थी। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें आगे धकेलना नहीं चाहती और न ही तुम्हें रोकना चाहती हूं। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। यही बात तय हो गई। शादी सादी होगी, जिंदगी सच्ची होगी, और दोनों अपने अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। शादी बिना किसी शोर शराबे के हुई। कुछ रिश्तेदार, कुछ करीबी लोग और बहुत सारा अपनापन। न कोई बड़ा मंच, न कोई भारी गहने, न कोई दिखावा। अनन्या ने वही सादा लिबास पहना जिसमें वो हमेशा सहज रहती थी। अमन ने भी वही कपड़े पहने जिनमें वो खुद को पहचानता था। शादी के बाद न कोई लंबी छुट्टी ली गई, न कोई जश्न मनाया गया। दोनों जानते थे कि असली जिंदगी अब शुरू हो रही है। शादी के अगले ही दिन सुबह अमन उसी समय उठा जिस समय वो हमेशा उठता था। उसने नहाया, तैयार हुआ और बाइक की चाबी उठाई। अनन्या ने उसे देखा और हल्के से पूछा, आज भी? अमन मुस्कुराया, हां, आज भी। वह चला गया। अनन्या कुछ देर तक दरवाजे पर खड़ी रही। उसे लगा जैसे इस एक दृश्य में पूरी कहानी छुपी हुई है। दिन बीतने लगे। अनन्या ने अपनी पोस्टिंग ज्वाइन कर ली। नए लोग, नई फाइलें, नए फैसले। हर दिन उसे ये एहसास दिलाता कि अब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं रही। वो हर फैसला लेते समय उन रातों को याद करती जब वो खुद से हार चुकी थी, और उसे याद रहता कि अगर आज वह यहां है तो उसके पीछे एक सादा सा इंसान खड़ा रहा है। अमन वही रहा, वही फूड डिलीवरी, वही बाइक, वही शहर, धूप में, बारिश में, ट्रैफिक में। लोग उसे पहचानने लगे थे। कुछ लोग सवाल पूछते, अब तो तुम्हारी पत्नी अफसर है, फिर भी ये काम। कुछ लोग हंसते, कुछ तंज कसते। अमन हर सवाल सुनता लेकिन जवाब नहीं देता। वह जानता था कि जवाब समय देगा। धीरे धीरे ये बात मीडिया तक पहुंच गई। एक दिन अनन्या से इंटरव्यू के दौरान वही सवाल पूछा गया जो शायद सबके मन में था। आप आईएएस अफसर हैं और आपके पति आज भी फूड डिलीवरी का काम करते हैं, क्यों? अनन्या ने कैमरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी। मैं चाहूं, उसने कहा, तो मैं उसकी मदद करके उसे सबसे बड़ा बिजनेसमैन बना सकती हूं। रिपोर्टर ने तुरंत पूछा, तो फिर क्यों नहीं करती? अनन्या ने बहुत शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसे कभी ये एहसास हो कि वह किसी और की मदद से आगे बढ़ रहा है या किसी के सहारे खड़ा है। उसने थोड़ा रुककर आगे कहा, जिस इंसान ने मुझे तब थामा जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, वो मुझसे छोटा नहीं हो सकता।
आज भले ही वो मेरे क्षेत्र में नहीं है, लेकिन अपने ही क्षेत्र में, अपने ही दम पर वो एक दिन मुझसे भी ऊपर जरूर होगा। ये जवाब चर्चा बन गया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। किसी ने इसे सच्चा प्यार कहा, किसी ने दिखावा। लेकिन अमन अगले दिन भी उसी तरह काम पर गया और अनन्या अगले दिन भी उसी तरह ऑफिस। घर में उनकी जिंदगी साधारण थी। शाम की चाय, दिन भर की बातें, कभी हंसी, कभी खामोशी। अमन रात को बैठकर हिसाब लगाता। वो छोटे छोटे सपने जोड़ रहा था, अपने दम पर कुछ करने के सपने। अनन्या कभी उसे जल्दी करने को नहीं कहती थी, वो बस देखती थी। एक शाम छत पर बैठे बैठे अनन्या ने कहा, अगर उस दिन तुम नहीं रुके होते। अमन मुस्कुराया, तो शायद हम आज भी किसी और की जिंदगी जी रहे होते। दोनों चुप हो गए। शहर नीचे चलता रहा। ऊपर दो लोग बैठे रहे जिन्होंने एक दूसरे को उस वक्त चुना था जब चुनने के लिए कुछ भी नहीं था। दोस्तों, सच्चा प्यार किसी पद, हैसियत या पहचान से नहीं, बल्कि उस भरोसे से बनता है जो अमन जैसे इंसान मुश्किल वक्त में बिना शर्त निभाते हैं, और उस समझ से बनता है जो अनन्या जैसी लड़की प्यार में भी सामने वाले के स्वाभिमान और आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखती है। क्योंकि वही रिश्ते टिकते हैं जहां प्यार सहारा नहीं, ताकत बनता है। लेकिन अगर आप अमन की जगह होते और आपके सामने अनन्या जैसी जिंदगी से हारती हुई लड़की होती, तो आप क्या करते? क्या आप बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करते, या फिर बाकी लोगों की तरह उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते? और अगर आप अनन्या की जगह होते और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते, तो क्या आप अमन जैसे सादे, मेहनती और साधारण लड़के के साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला ले पाते, या समाज की नजरों से डरकर पीछे हट जाते? अपने जवाब कमेंट में सच्चे दिल से जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक सोच किसी की जिंदगी बदल सकती है। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, आपकी सोच को झकझोर गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि इंसानियत और सच्चे प्यार की ये बात और दूर तक पहुंचे। और ऐसी ही दिल से निकली कहानियों के लिए चैनल स्टोरी बाय AK को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो। जय हिंद, जय भारत।